ननकाना मंदिर में आज मत्था टेकने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं भगवान जी से कि पंजाब के अंदर जो आज हालात हैं, चारों तरफ नशा है, भ्रष्टाचार है, पंजाब का युवा आज खराब हो रहा है। इसको ठीक करने के लिए जो मिशन लेके हम लोग चले हैं, उस मिशन में हम सब लोग कामयाब हो, ये भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए। आपके एमएलए नरेंद्र यादव का भी इल्जाम लगा, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? करते हैं, आ जाओ बताते हैं सारा। हमको इसमें टेक्निकल इंटेलिजेंस के थ्रू और ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू हमको क्लू प्राप्त हुए। कुछ ऑपरेशंस हमारे कुछ अपने सोर्सेज के थ्रू भी हमको जानकारी प्राप्त हुई। और सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया, जो व्यक्ति अरेस्ट हुआ था वो हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू हमें व्यक्ति मिला था। फिर हमने टेक्निकल इंटेलिजेंस के थ्रू आगे हमने वेरीफाई किया, उसके साथियों का पता लगा। अब उनके पीछे हमारी टीमें लगी हुई हैं और मुझे विश्वास है कि अगले 24 घंटे के अंदर हमको और इसमें कुछ सफलताएं मिलेंगी। सर, इस पूरे मामले में हमें वजह क्या होती है? किस वजह से इतनी रॉबरी का प्लान किया गया? मकसद क्या था? मकसद तो फाइनेंशियल गेन के लिए रॉबरी की गई है। फाइनेंशियल गेन ही इसके पीछे था। कंपनी की चीज सामने आ रही है, कंपनी की तरफ से लापरवाही क्या इस पूरे घटना इसमें अवश्य कंपनी की तरफ से लापरवाही हुई। ना उन्होंने कुछ पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी कि इतना बड़ा कैश कलेक्शन सेंटर इस एरिया में काम करता है। जिस प्रकार के सिक्योरिटी मेजर्स वहां पे लिए गए थे, बहुत ही इनएडिक्वेट थे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थे। कंपनी के मालिक लोग हमारे पास आए थे, उन्होंने एडमिट किया उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। करेक्शन तो वो खैर करेंगे ही, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्मेशन ना देना, और ऐसी अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उनको ब्रीफ भी करते हैं। पुलिस का स्टाफ रेगुलर चेकिंग भी करता है। लेकिन अब हम जो भी वहाँ कमियां रही थी उनको पूरा कर रहे हैं, और बाकी भी जो इस प्रकार की कैश कलेक्शन एजेंसीज हैं बैंक से, उनको भी हमने अप्रोच किया है, बोला है कि पुलिस की जानकारी में ऐसे काम किए जाएं। आरबीआई की गाइडलाइंस भी इसके बारे में है, और इसके बारे में डीजी साहब ने भी स्टेटमेंट दी थी कि सभी कैश कलेक्शन एजेंसीज पुलिस को अप्रोच करें और सिक्योरिटी मेजर्स का हम वहाँ पे पूरा मुआयना करेंगे।
पूरा सिक्योरिटी का सर्वे करेंगे और कुछ क्या नए मेजर सजेस्ट किए जा सकते हैं वो मेजर सजेस्ट करेंगे। सर की जानकारी मिल रही है कि 16 लोग शामिल थे, लूट के हिस्से क्या सभी को बट गए थे और कितने क्या कुछ खर्चा भी है? कुछ जो इनके लीडर्स हैं उन्होंने ज्यादा पैसा रखा था, बाकी 10, 20, 30, 50, 60 लाख इंपॉर्टेंस के हिसाब से, रोल के हिसाब से अलग अलग सदस्यों में बांटा गया है। जैसे हमको सदस्य बाकी मिलते जाएंगे पैसा रिकवर होता जाएगा, बट अवश्य ही ऑलरेडी पैसा बांटा जा चुका था। घटना होने के बाद वो इकट्ठा हुए थे शहर से थोड़ा बाहर जाकर, वहां उन्होंने पैसा बांटा और सब अलग अलग वहां से अपने अपने घरों को निकल गए थे। कितने कोऑर्डिनेट है रेकी या कोई किसी तरह का ड्रेस रिहर्सल अगर एग्जीबिशन के पहले अगर उन्होंने रेकी या रिहर्सल तो नहीं किया था, बट जानकारी देने वाला व्यक्ति था, उनको अंदर का व्यक्ति भी था, तो उनको पूरी जानकारी थी। और प्रोफेशनल से इसमें कुछ लोगों का पहले रिकॉर्ड भी रहा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, तो इसलिए प्रोफेशनल बिल्कुल गुनहगार थे। इनमें से कुछ लोग शायद फर्स्ट टाइम क्रिमिनल रहे होंगे। करीब 15 लोग अभी और वांटेड हैं इस गुने में। मास्टरमाइंड एक हमारे हाथ में आ गया है, एक जो दूसरा मास्टरमाइंड है उसके पीछे हमारी टीमें लगी हुई है। मैं अभी नाम आप लोगों से शेयर नहीं करना चाहूंगा दूसरे मास्टरमाइंड का, लेकिन अपेक्षा है कि जल्दी दूसरा मास्टरमाइंड हमारे हाथ लग जाए। अभी हमको उसका सीसीटीवी का डीवीआर नहीं मिला है, लेकिन अवश्य ही हम उसको रिकवर करना चाहेंगे। लेकिन आजू बाजू के सीसीटीवी कैमरा से हमको इसमें कुछ अवश्य ही हमको फुटेज मिला है, कुछ पिक्चर्स मिली हैं, विटनेसेस हैं जिन्होंने आरोपियों को देखा था, तो अच्छी एविडेंस हमें ऑलरेडी मिल रही है। आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन कर रही है, यूनिट 5, और एविडेंस हमारे पास भरपूर है। अगर हमें डीवीआर नहीं भी मिलता तब भी हमारे पास भरपूर एविडेंस ऑलरेडी आ चुकी है और हमें पूरी कॉन्स्पिरेसी की जानकारी हमें ऑलरेडी प्राप्त हो चुकी है।
आप अवगत हैं 14 जुलाई से 20 जुलाई तक मुड़िया पूर्णिमा का मेला है और उसमें पुलिस व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर और सुदृढ़ बनाने के लिए अभी से ही मीटिंगें कर ली गई हैं। मेला सेल जो है उसका गठन कर लिया गया है, टीम हमारी जो है काम कर रही है। हम लोगों ने जो मेन समस्या पार्किंग की होती है उसको एक एक को चिन्हित कर लिया है, उस पर काम चल रही है। जो फोर्स की हमें ज़रूरत है उसे उच्च अधिकारियों को बता दिया गया है और पूरी फोर्स हमें मिल जाएगी। हम लोगों ने इसमें करीब 24 अस्थायी चौकियों का प्लान किया है जिसकी अभी समीक्षा चल ही रही है। उसी प्रकार से वॉच टावर भी करीब 24 जगहों पे लगाए जाएंगे जिससे दूर से ही बाइनोकुलर दूरबीन के माध्यम से गतिविधियों पे नज़र रखी जा सकती है। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरा जो है जगहों पे लगाए जाएंगे, ये सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है। तो हम करीब इस एस्पेक्ट के हर एक एंगल को हम लोग देख रहे हैं और उसके संबंध में पुलिस व्यवस्था कर रहे हैं। इस बार मैं कोशिश ये भी कर रहा हूँ कि सर्विलांस के लिए अगर ड्रोन कैमरा की डिमांड कर रहे हैं, अगर वो मिल जाता है उससे भी हमें सर्विलांस में काफ़ी मदद मिलेगी और अन्य भी जो टेक्निकल चीज़ें हम कर सकते हैं उस पर हमारी टीम लगी हुई है और आपको एक बेहतर पुलिस व्यवस्था इस बार देखने को मिलेगी। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ। फोर्स की बात करें तो कहाँ से फोर्स बुलवाई जा रही है? फोर्स की डिमांड हमने डीआई साहब को की थी, कुछ हमारे रेंज से मिल गई हैं, कुछ हमारे जोन से मिल जाएंगी और उसके अलावा भी चूँकि बहुत ही बड़ा मेला है, फोर्स जो है आपको उत्तर प्रदेश के अन्य ज़िलों से भी आएंगी जिसको कि डीजीपी मुख्यालय के द्वारा आवंटित किया जाएगा। ये सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं और मुझे लगता है कि अगले 7 दिनों में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। के बावजूद भी जो है जेब कटी और चेन स्नैचिंग का ठेका उठता है, उसके बाद उसको लेकर पुलिस प्रशासन क्या कदम उठाने जा रहा है? जो विगत कई मीटिंगें हुई जिसमें यह जेब कतरी, चेन स्नैचिंग, इसकी समस्याएं प्रमुख रूप से बताई गई हैं। हम लोगों ने बैठकों में अपनी जो पुरानी टीम है अधिकारियों से बात करके कुछ पॉइंट चिन्हित किए हैं जहां मेन रूप से यह चीज़ें होती हैं, जहां हम लोग सादे में भी पुलिस बल लगाएंगे और वहां कैमरे, सीसीटीवी उसका जो है व्यवस्था, उसकी व्यवस्था बेहतर होगी। साथ ही साथ अभी से हमारी सर्विलांस टीमें इस पे काम कर रही हैं कि अगर कोई ऐसा गैंग जो बाहर से आकर यहाँ काम करने का अगर प्लान कर रहा है, उनका कोई मूवमेंट होगा तो उसको हम पहले ही प्रिवेंटिवली जो है उसको गिरफ्तार कर जेल भेजेंगे। तो मुझे विश्वास है कि जो हमारे सीओ नए लगाए गए हैं, जो हमारी सर्विलांस टीम है, वो इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगाने में सफल है। शहरी जीवन की आपाधापी तथा परिवारों के घटते आकार एवं बिखराव ने समाज में बुजुर्ग पीढ़ियों के लिए तमाम समस्याओं को बढ़ा दिया है। परिवार के ज्यादातर सदस्यों के पास अपने बुजुर्गों के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं है। वहीं कुछ लोगों का नजरिया भी इनकी परेशानी का सबब है। परिवारों में बुजुर्ग लोगों की परिचर्या के लिए नौकर रख दिए जाते हैं या उन्हें ओल्ड एज होम में भेज दिया जाता है, लेकिन भावनात्मक रूप से बुजुर्ग लोगों को वह खुशी और संतोष नहीं मिल पाता जो उन्हें अपने परिजनों के बीच में रहकर मिलता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला मुंबई के गोरेगांव स्थित सावित्रीबाई फुले महिला वृद्धाश्रम में। आश्रम में कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों ने उनका हालचाल जाना और उनको कुछ रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होने वाले सामान भेंट किए। कांग्रेस के पदाधिकारियों का कहना है कि कभी भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम जैसी जगह पर नहीं रखना चाहिए, उन्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए ताकि उनको कभी भी अकेलापन महसूस न हो। महिला वृद्धाश्रम जो है ये इसकी पता चली, हम लोगों को पता चला, हमारी टीम को, माइनॉरिटी की टीम को, और हम लोग माइनॉरिटी के टीम के साथ में हम लोग सभी लोग यहाँ पे, सबसे अच्छी बात तो है कि सीओएम की डॉक्टर हमारी पठारे जी यहाँ पे आई, माधवी रानी जी जो यहाँ के लोकल है, हमेशा इन्होंने तो हमेशा ध्यान दिया है, उनको पता भी है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने आने के बाद में ये पता चला कि यहाँ पे कुछ व्यवस्था की कमी है, तो हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ में हम लोग कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम लोग से अच्छा व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। एक दूसरी बात है, बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे यहाँ आने से मैडम पाठारे ने डिक्लेयर कर दिया कि हर एक पेशेंट को मैं अपने तरफ से पूरा ट्रीटमेंट और 3 महीने की फ्री ऑफ कॉस्ट दवा, मेडिसिन, टॉनिक, तो ये बहुत ही अच्छा है। ऐसा होना चाहिए वृद्धाश्रम, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी जगह पर
वृद्धों को ऐसे कोई होटल में, कोई रेलवे स्टेशन पे छोड़ा जाता है। उनके खाने की भी प्रॉब्लम होते हैं, तो ऐसे आश्रम होने ज़रूरी है, क्योंकि जब उनको कोई आश्रय ही ना हो तो आश्रय के लिए कम से कम ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर हम लोग वहाँ यहाँ पर सुविधा दे सके। सुविधा देना है ये हमको एक मुफ्त के माध्यम से होनी चाहिए, जबकि कुछ आश्रम ऐसे है कि इनको मुफ्त नहीं देते हुए उनसे पैसे लिए जाते हैं, और पैसे लेके भी उनको पूरा जो चीज़ चाहिए वो नहीं देते हैं। एक दुखद बात होती है। आज यहाँ पर वो दुखी होके आए हुए हैं, इसके लिए हमारा आश्रम लोगों से भी ये कहना है कि आप उनको अच्छी से अच्छी सेवा दें। आज पटारिया मैडम ने हमें बताया कि यहाँ पर सभी वृद्ध लोगों को तकलीफ़ है और उनको जल्द से जल्द एडमिट करना ज़रूरी है। आज मुझे बहुत ख़राब महसूस हुआ यहाँ की हालत देख कर के। इस आश्रम में बहुत छोटा सा है, स्लम के अंदर है, और जहाँ पे पानी बराबर नहीं है, कुछ खाने पीने का बराबर बंदोबस्त नहीं है। जो यहाँ पे महिलाएं हैं वो बोलती भी नहीं हैं, शिकायत भी नहीं करती हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है या कुछ भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। तो मेरा एक सोनिया गांधी जी से और सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से निवेदन है कि इस प्रकार के आश्रमों के लिए भी कुछ, और जो यहाँ पे रहने वाले बुज़ुर्ग महिलाएं हैं उनके लिए कुछ करें। यहाँ पे क्या, कहीं पे भी हो, वहाँ के लिए कुछ करें, तो जिससे कि इनका भी कुछ भला हो। बच्चे यहाँ छोड़ जाते हैं, पैसे भी देते हैं संचालक को, लेकिन फिर भी उन लोगों ने बराबर से नहीं रखा हुआ है। तो या फिर कुछ इस तरह का कानून बने कि जिनको कोई रखने को तैयार नहीं है तो उन लोगों को कुछ पैसे दिए जाएं या उनको मदद की जाए, या किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन है या कुछ है इस तरह से करें तरफ से दवाओं के लिए, या किसी प्रकार की उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसके लिए। अभी आज यहाँ पर डॉक्टर्स ने भी चेकअप किया है तो सब लोग ही बीमार हैं, सबको ही ज़्यादातर हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो वो लोग डर की वजह से नहीं जा रहे हैं, या उनके आपस की कुछ भी होगी, परिवार की होगी, या यहाँ के जो संचालक हैं उनकी तरफ से कुछ होगी, तो नहीं कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है मैडम सोनिया से और राहुल सर से कि इस तरफ भी वो ध्यान दें तो क्या होगा। और आगे इसका जो इस तरह का अगर हम इस पर से ध्यान देते हैं, कुछ करते हैं, तो आने वाले समय में शायद वो लड़के जो अपनी माँओं को यहाँ पर छोड़ के जाते हैं तो वो लोग भी थोड़ा सा डरें और ऐसा ना करें। जिन लोगों ने मेरी माँ बहनों को इस आश्रम में छोड़ा है, उन लोगों ने बहुत बड़ा अपनी जान के लिए हानि किया है। और कुछ ऐसी महिलाओं से मिला, कुछ ऐसी माँओं से मैंने मिला, जो देखा मैंने कि उनके बेटे जो हैं वो अच्छे पोस्ट में, गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं। एक केम हॉस्पिटल में है तो एक पुलिस वाला है। ऐसे लोग अपनी माँओं को इधर छोड़ करके इस संसार की, प्राकृतिक संसार पे जो जुल्म किया है, ये बहुत दुखदाई है। और आज मैं इस महिला आश्रम में आकर के मेरा दिल इतना गमगीन हुआ कि मुझे रहा नहीं गया। और मैं ऐसे लोगों को मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो लोग अपनी माँओं को छोड़े हैं, कभी ऐसी हरकत ना करें, अपनी माँओं को अपने पास में रखें और उनकी सत्कार, दवा पानी बाकायदा करें, क्योंकि हम उसी माँ के बच्चे हैं जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है। और सबका स्वीकार, सबका वो होना चाहिए कि मतलब उनकी इज्जत हो और उनकी माँ की कदर होनी चाहिए। हर माँ के बच्चों को ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ इस सावित्रीबाई फुले महिला संस्था की जानिब से और कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी सेल की जानिब से। थैंक यू। मालाड पूर्व के जानूब हुए कंपाउंड की गुमराह जनता पिछले कई दिनों से धरने पर बैठी है। इस मुद्दे पर स्थानीय समाज सेवक बबलू यादव का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। नहीं मिला है वो भी बैठे हैं। ये लॉफ्ट का मैटर है, ये पूरी तरह बिल्डर के ऊपर हम दोष नहीं कर दे सकते। ये 45 दिन 46 दिन करीब हो गया है बैठे हुए। कल बीजेपी की मीटिंग थी, वहाँ पे भी ये लोग ने जाके आशीष शेलार जी को घेरा था कि हमारे साथ चलिए, लेकिन वहाँ से भी इनका कुछ निर्णय नहीं निकल पाया। और जब ये सरकार की पॉलिसी नहीं है लॉफ्ट को देना, तो कोई बीच में दखलंदाजी क्यों देगा? इसके लिए कोई आया नहीं और ये जबरदस्ती धरने पे बैठे हैं लोग, और ये जबरदस्ती का काम है। बिल्डर जिनका है उनका जैसे है वैसे सेटलमेंट सबका
कर रहा है। कुछ लोग क्लासिक होटल में जाके बिल्डर के साथ में मीटिंग किए थे, 3 आदमी कुछ थे इनके धरने वाले। उन्होंने 50-50 लाख रुपए की डिमांड की कि हमें 50-50 लाख रुपए दे दीजिए और हम धरना खत्म करते हैं। बिल्डर ने बोला नहीं, जो भी है उन गरीबों का जो है उनको दिया जाएगा, हम आपको 1 रुपया इसमें से नहीं देंगे। इनका बैठने का मतलब है घर के बदले घर चाहिए। इनका बोलने का मतलब है कि बिल्डर ने हमें बोला है कि हमें घर के बदले घर देगा। ये पूरी पॉलिसी डीजब डेवलपर के हाथ में थी और डीजब डेवलपर ने क्या कमिटमेंट किया, क्या नहीं किया। आज ये लोग ओमकार के ऊपर सब बैठे हैं कि हमें घर के बदले में घर चाहिए। ये टोटल सोसाइटी को भी इनको देखना चाहिए। घर खाली करते टाइम तो सोसाइटी थी ना, आज ये लोग सोसाइटी के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? आज कोई इनको बोलने जावे तो बोलते हैं हम खुद कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है।